हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की अकाउंटेंसी की सीरीज में लेकर के आ रही थी, जिसमें कि जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार में तो बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी आने वाली है, उससे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इससे पहले इसमें 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपका 31st क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा अलग जो सब्जेक्ट है आप लोगों के ऑडिटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कि जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं उनके लिए भी अलग से भी इसकी जो है मैं अलग अलग सब्जेक्ट की लेकर के आऊंगी। तो कंप्लीट आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, कोई फी पेमेंट आपको नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा खाता क्रेडिट पेज से बढ़ जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इंक्रीज बाय ए क्रेडिट एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट? तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्री? आपको एंट्री करते से क्रेडिट में आप अमाउंट को डाल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अकाउंट जो होता है उससे इंक्रीज होता है? विक्रय वापसी खाता, ख्याति खाता, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर क्रय खाता? तो कौन सा खाता हो जाता है? तो वो आपका हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री की जाती है तो वहां पर जो क्रेडिट होता है वो बढ़ जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा संबंधी समीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत इजी भी है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो जरूर से इसको अच्छे से याद रखिए। कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड पूछा जा रहा हो तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पूछा जाता है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा? जो समीकरण होगा, तो यहाँ पर जो कैपिटल होती है, यहाँ पर जब एसेट में से हम लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो हमारी कैपिटल निकल आती है। एक आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वोदक वेतन खाता है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो मैंने आप लोग को समझाया था कि 3 टाइप के आपके अकाउंट होते हैं। जो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं उसमें मेन हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। तो जो भी अकाउंट जो नाम मात्र के होते हैं लेकिन उनके आगे अगर प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो अकाउंट क्या हो जाते हैं? वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो अगर उससे आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लग गया है तो आपका व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं? इसको अगर हम शॉर्ट में कहें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसको गैप बोला जाता है। अब एक इसका आधार क्या होता है? अजम्पशंस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशन, यानी कि मान्यताएं, नियम, प्रमाप या फिर परंपराएं। तो जो सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है किससे रिलेटेड हो जाते हैं? तो ये सिद्धांत आपके अकाउंट्स जो बना रहे हैं, जो भी हम लेके रख रहे हैं अपने, उनसे रिलेटेड होते हैं। इनका आधार क्या होता है बनाने का? तो वो हो जाती है मान्यताएं। जो अजम्पशंस होते हैं उनके बेसिस पे इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू फॉर इनफिनिट पीरियड, रीजनेबल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 1 ईयर। यहाँ पर आपसे जो मान्यताएं होती हैं या फिर जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका गोइंग कंसर्न होता है। पहले भी रिलेटेड क्वेश्चन में शामिल कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो गोइंग कंसर्न होता है उसमें ये माना जाता है कि बिजनेस जो है एक अभी करंट में या अभी निकट भविष्य में समाप्त नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो वहां पर इसकी जो होती है कि क्या अवधारणा है या क्या विचार होता है इसके पीछे, तो वो हो जाता है अपरिमित अवधि, यानी कि इन्फिनिट पीरियड। ये बिजनेस जो है हमारा इन्फिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। एक अगर आप टाइम लिमिट में बाउंडेशन में कर देते हैं, जैसे कि साझेदारी में होता है कि कभी कभी एक समय के अनुसार जो की जाती है 5 साल की, 10 साल की, तो टाइम लिमिट बीतने के बाद क्या होती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन गोइंग कंसर्न में यह है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका बिजनेस इन्फिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्थिक स्थिति में दिखाया जाने वाला संभावित दायित्व निम्नलिखित लेखांकन परंपरा के अनुसार होता है।
द पोटेंशियल लायबिलिटी या फिर आप इसको कंटीजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। शोन इन द बैलेंस शीट इज एज पर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, कन्वर्टिज्म, डिस्क्लोजर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लेकर के आ रही हूँ आप लोग के लिए एक सीरियल वाइज लेकर के आ रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है तो हम ये समझते हैं कि अवधारणाएं क्या होती हैं या परंपराएं क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे जिससे कि आपका बेस से एक सीरियल वाइज आपकी तैयारी हो सके। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी अवधारणा ही चल रही है तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई जाती है बैलेंस शीट में वो किसकी अवधारणा के अनुसार होती है या किस तरह की अप्रोच के अनुसार होती है। तो वो प्रकटीकरण के अनुसार होती है, डिस्क्लोजर के अनुसार होती है, जिसमें कि ये माना जाता है कि जो कुछ भी हमारे बिजनेस है उसमें अभी फ्यूचर में भी लॉस कोई होना है, कोई हमारी लायबिलिटी बननी है, तो ऐसे भी सिचुएशन है सब कुछ हमको शो कर देना चाहिए। तो जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं जो आपके संभावित तो होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स लिखे जाते हैं, टिप्पणियां लिखी जाती है वहां पर दिखाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर दिखाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल संपत्तियां निम्नलिखित के बराबर होती हैं, लिक्विड एसेट्स आर इक्वल टू। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने वहाँ पर अपलोड करी थी तो उसमें मैंने आपको करंट एसेट के बारे में बताया था। तो वहाँ पे ये चीज कही थी कि तरल संपत्तियां जो होती है, जो लिक्विड एसेट्स होती हैं वो आपकी करंट एसेट में से ही निकाली जाती हैं। लेकिन क्या चीजें हटाने के बाद करंट एसेट में से कौन सी चीजें हम लेस कर देंगे जब हमारी लिक्विड एसेट बनती है। तो करंट एसेट माइनस रिजर्व, करंट एसेट, कैश बैंक बैलेंस, करंट एसेट माइनस रिजर्व माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो चालू संपत्तियां होती हैं करंट एसेट में से आपको रिजर्व या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लेस कर देते हैं। उसके बाद निकल के जो हमारी आती है एसेट वो हो जाती है चालू संपत्ति, तो वो हो जाती है हमारी संपत्ति। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए रिजर्व नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉक होगा, रहतिया, क्योंकि यहाँ पर है रहतिया का मीनिंग स्टॉक होती है। तो करंट एसेट में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी जो निकल के आती है वो हो जाती है लिक्विड एसेट या फिर तरल संपत्ति। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स कहने का हो जाता है कि तरल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे आप तुरंत ही नगद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरल का मीन्स यही है कि ज्यादा लिक्विड होती है, ज्यादा लिक्विडिटी उसमें रहती है, तरलता होती है। स्टॉक को आपको सेल करने में टाइम लगेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस वहाँ पर भी टाइम लगेगा, लेकिन ये जो चीज होती है आपकी जो लिक्विड एसेट होगी वो सीधे सीधे यहाँ पर क्या चीजें आ जाएंगी, कैश, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, जो आपके पास फौरी तौर पर फौरन करंट उसमें अवेलेबल होता है कैश में, वो हो जाता है आपका लिक्विड एसेट में। उससे भी ज्यादा जो है आपकी एक और आती है वहां पर हो जाती है अब्सोल्यूट लिक्विड एसेट होती है। तो वो अब्सोल्यूट लिक्विड एसेट जो होती है उसमें सिर्फ कैश एट हैंड और कैश एट बैंक को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में भी चीजों को समझ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की स्वत अवधारणा निम्नलिखित पे लागू होती है। ओनरशिप कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो स्वत अवधारणा है, ओनरशिप कॉन्सेप्ट है, मीन्स कहने का ये है कि जो बिजनेस होता है या फिर जो की इनिशिएटिव, किसी इनिशिएटिव की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर वो अलग होती है अपने मालिक से। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है तो वो आपकी किसी का करेक्ट आंसर जो होगा तो वो हो जाती है इन सभी में ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी में क्या रहता है कि इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट या फिर ओनरशिप कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अनुसंधान एवं विकास व्यय को वर्गीकृत किया जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइज एज इट कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि जो R&D एक्सपेंडिचर कहलाते हैं उसको आप किस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, डिफर्ड यानी कि पूंजीगत आगम, पूंजीगत व्यय, आगम व्यय, स्थगित आगम व्यय। तो जो अनुसंधान या विकास व्यय होते हैं जो पूंजीगत होंगे वो आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीदी आपने, कोई फर्नीचर खरीदा आपने। आगम व्यय जो आपके बिजनेस को चलाने में जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे होते हैं वो सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कई वर्षों तक तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको टुकड़ों में किया जाता है। तो जो यहाँ पर R&D वाले हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं, वो स्थगित आगम व्यय ही होते हैं। या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है आपके तो वो भी आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चल दायित्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी। तो इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं होगा,
आदत मजदूरी, परिशोधन योग्य ऋण पत्र, डूबत ऋण संचति, अधिकोष, जो आपके अधिविकर्ष होते हैं यहाँ पर वो पूछे जा रहे हैं। तो कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या करंट लायबिलिटी नहीं होगी? तो वो लायबिलिटीज जो आपकी 1 वर्ष से जिनकी अवधि जो होती है वो ज़्यादा की होती है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग से पूछा था, तो वहाँ पर कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। तो वो इस तरह के आपके जो भी चीज़ें जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि कैपिटल होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, वो सब आपके क्या हो जाते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। तो यहाँ पर रिडीमेबल बॉन्ड्स जो होते हैं, परिशोधन योग्य ऋण पत्र, क्योंकि ये आपकी 1 वर्ष के अंदर की अवधि के लिए नहीं होते, ये आपकी लॉन्ग टर्म की कम से कम 10 साल है, 20 साल तक की जो है इनका रिडीमेबल होते हैं। तो इस वजह से आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म। तो वो करंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियां जो खाते में दर्शाई जाती हैं लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता कहलाती हैं। एसेट्स विच आर शोन इन द अकाउंट्स बट हैव नो वैल्यू आर कॉल्ड लिक्विड एसेट, डिक्रीजिंग एसेट, आर्टिफिशियल एसेट, इंटेंगिबल एसेट। यानी कि ऐसी एसेट्स जो कि आप अकाउंट्स में दिखाते तो हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कौन सी एसेट्स होती हैं या क्या कहलाती हैं? तो आपकी कृत्रिम संपत्तियां, आर्टिफिशियल कहिए या फिर फिक्टिशियस एसेट कहिए, वो होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब फिक्टिशियस एसेट या कृत्रिम संपत्तियां कौन सी होती हैं? तो जैसे कि आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, जो विविध व्यय होते हैं, आप दिखाते हैं, एसेट साइड ही होते हैं लायबिलिटी बैलेंस शीट में एसेट साइड ही दिखाए जाते हैं, सबसे लास्ट में सबसे नीचे दिखाए जाते हैं, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा विधि में केवल उन्हीं घटनाओं और तथ्यों का लेखा किया जाता है। इन अकाउंटिंग only those events and facts are recorded which can be expressed in money, which cannot be expressed in money, which can be expressed in intangible money, none of them। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वहां पर हम उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं इवेंट्स को शो करते हैं जो कि मुद्रा में व्यक्त किए जा सकते हैं, मुद्रा में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जिन्हें अंशतः मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग का काम हमारा होता है, ऐसे तो बहुत से फैक्ट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं या बिजनेस में डे टू डे होती रहती हैं, लेकिन ये केवल जो उनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ही हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं हुआ है किस रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? accrued interest which has not been received should be classified as unearned income, accrued liability, accrued asset, prepaid expenses। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्जित ब्याज है, ब्याज आपने अर्जित तो करा है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो अब आप उसे कैसे वर्गीकृत करेंगे या फिर किस तरह से दिखाएंगे? तो उसे हम क्या समझेंगे या किस तरह से दिखाएंगे? वो आपका उपार्जित संपत्ति होती है, accrued asset होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो नाम से ही अर्जित है आप अभी, लेकिन उपार्जित तो हो चुका है लेकिन आपको मिला नहीं है और आपको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए उपार्जित संपत्ति के तौर पर उसे हम ट्रीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय की परिसंपत्तियां 25,350 रुपए हैं, फिर दायित्व है 9,030, तो स्वामी की पूंजी क्या होती है? इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹25,350 एंड लायबिलिटी आर ₹9,030, देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द ओनर? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दो चीजें बताई हुई हैं, आपको क्या निकालना है? आपको कैपिटल निकालनी है। तो जैसे कि जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस थी उसी से रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ और आपको नहीं पूछा गया है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही आपको ध्यान में रख करके उसी इक्वेशन में इसको प्लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या बता दिया? एसेट बता दी है और लायबिलिटी बता दी है। एसेट और में से आप जब लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो आपकी कैपिटल आ जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। जो अंश आवेदन खाता होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यानी कि जब आप एक कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर उसकी जो पूंजी होती है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जो कि शेयर्स कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं। अब यहाँ पर जब उन अंशों को एप्लीकेशन आपको देनी होती है कि लोग जो है आपके अंशों को खरीदें, परचेज करें, तो वहाँ पर
उसकी जो प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन लिया जाता है, फिर आवंटित किए जाते हैं, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, सारी पूरा जो होता है अर्श आवंटन का प्रोसेस जो होती है, उसी में जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप खोलते हैं, कौन सा अकाउंट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा अकाउंट किस तरह का है उसी के बेसिस पे उसके एंट्री के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि वो खाता कौन सा खाता होता है। एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसे ही आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।